हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको मेरी अगली वीडियो का इंतजार था, तो मेरी अगली वीडियो आ चुकी है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बनाऊंगा। तो आज मेरी जो यह वीडियो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में है। आज हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन की तरह ही प्रकाश का अपवर्तन भी एक घटना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृथककारी तल पर, सपोज कीजिए कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो वायु में आ रही है और अब उसके सामने अब उसको अचानक जल में जाना है। तो वहाँ जो जल की जो लेयर है, जो जल का तल है, वो उसका पृथककारी तल होगा। सपोज कीजिए जैसे सूर्य की प्रकाश की किरण आई और अब हवा में चलकर आई होगी, अब उसको जल में प्रवेश करना है। तो जल का वो जो जल की लेयर है वो उसका पृथककारी तल कहलाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम में चलकर आती है और वो किसी दूसरे माध्यम के पृथककारी तल पर टकराती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम में चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृथककारी तल पर टकराती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए, एक कोई किरण ए बी है जो एक वायु माध्यम, मान लीजिए इसको, वायु में चलकर आई और अब इसको यहाँ बिंदु ओ, जो इसका पृथककारी तल हुआ, यहाँ पर पृथककारी तल यहाँ से टकराई, यहाँ से मान लीजिए पानी है। जब टकराई तो यह अब इसको जाना चाहिए था इधर, यहाँ पर इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये गई कहाँ, ये इधर गई। देखिए अभिलंब, ये एक अभिलंब होता है, हमने एक अभिलंब डाल दिया तो यह अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये इधर निकल गई। तो ये जो पूरी घटना हुई इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब ये किरण इधर ही क्यों झुकी, इधर क्यों नहीं चली गई, या अभिलंब से दूर क्यों नहीं हटी, अभिलंब की ओर क्यों झुकी? तो यह इसके लिए कारण यह है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से चलकर किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो अब बात करते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल माध्यम है। तो इसके लिए हम उस माध्यम को सघन मानते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और उस माध्यम को विरल मानते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। यानी कि हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल, जाहिर सी बात है, वायु में जो प्रकाश की चाल होगी वो वाटर से अधिक ही होगी। वायु की जो प्रकाश की चाल होगी वो पानी से अधिक होगी। तो हम वायु को विरल माध्यम मानेंगे अपेक्षाकृत पानी के। तो पानी जो होगा हमारा वो सघन माध्यम होगा और वायु हमारा विरल माध्यम होगा। तो पानी हमारा सघन माध्यम होगा क्योंकि पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होगी वायु की अपेक्षा। अब सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल मानी गई है वो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में मानी गई है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम अगर मान लेते हैं अभिलंब को हमने थोड़ा और नीचे खींच दिया, और ये हमारा यहाँ तक पानी हुआ और यहाँ से फिर ये वायु शुरू हो गई। अब जो ये प्रकाश की किरण आई यहाँ से बी, यहाँ पर टकराई, अब ये अपनी माध्यम, अब यहाँ पर टकराई बिंदु पर, अभिलंब सॉरी यहाँ नहीं खींचेंगे क्योंकि ये इस बिंदु पर टकराई है, इसलिए अभिलंब भी हमारा उसी बिंदु पर होगा, यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर टकराई है और यहाँ पर टकराने के बाद अब ये अपने जाना, इसको यहाँ चाहिए था, इसे ये आई थी, इस प्रकार से इसको यहाँ जाना चाहिए। अब ये जाएगी कहाँ,
इधर जाएगी बिंदु पर, यहाँ जाना चाहिए था और जाएगी इधर। अब ये अपने मार्ग से जो है अभिलंब से दूर हटी है और यहाँ पर अभिलंब से पास आई है। तो अभिलंब के पास क्यों आई है? क्योंकि वायु की अपेक्षा पानी जो है वो सघन माध्यम है और पानी की अपेक्षा वायु जो है वो विरल माध्यम है। तो यहाँ पर ये अभिलंब से देखिए दूर चली गई, यहाँ पर अभिलंब से दूर गई और यहाँ पर अभिलंब के पास आई। अब जो ये हमारा ये कोण होगा, ये हमारा तो कोण आपतन होगा, आई जो होगी, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होगा। और जो मतलब अपवर्तित किरण यहाँ पर इसको बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर परावर्तित नहीं हुई है। परावर्तित होने का मतलब वो जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में लौट जाए। यहाँ पर एक किरण अपवर्तित हुई है, इसलिए हम इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण R को हम अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? हम अपवर्तन कोण कहेंगे। A और O हमारी आपतित किरण तथा O और B हमारी अपवर्तित किरण और इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहेंगे, इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। यहाँ का प्रोसेस आप लोगों ने समझा। अब फिर ये पानी से वायु में गई है, इसलिए अभिलंब से दूर हटी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए हम आइए बात करते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। अब परावर्तन के भी दो नियम हैं और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो हम अपवर्तन का जो पहला नियम है उसके बारे में बात करते हैं। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? कि जो हमारी आपतित किरण यानी कि AO और अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण तथा जो यहाँ बिंदु है, ये बिंदु O जो है, इसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है। पहला जो अपवर्तन का नियम होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल पर स्थित हो। हमारा यह अपवर्तन का पहला नियम हुआ। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के दूसरे नियम के बारे में। अपवर्तन के दूसरे नियम को दोस्तों स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या है कि जो हमारी आपतन कोण की ज्या होती है, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण को हम साइन के साथ अगर लिख लेंगे तो उसे हम ज्या बोलेंगे। अगर कॉस के साथ लिख लेंगे तो कोज्या बोलेंगे। अगर हम टैन के साथ लिख लेंगे तो उसको स्पर्श ज्या बोलेंगे। तो हमारी जो आपतन कोण की ज्या होगी, आपतन कोण की ज्या, ये जो आई है आपतन कोण आई, इसकी ज्या अगर इसको हम साइन के साथ लिख लेंगे तो ये होगा आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण दूसरा नियम है। आपतन कोण की जो ज्या होगी और अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी, ये दोनों परस्पर समानुपाती होगी। यानी कि अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, आई हमारा आपतन कोण, R हमारा अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या ये हमारी परस्पर समानुपाती होगी। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं, कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं, इतना तो जानते हैं कि जो अपवर्तन ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई वो लगेगा, नियतांक लग जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक n मान लेते हैं इसको, या नियतांक, इसको हम नियतांक बोल देते हैं। यानी कि पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में स्थित हो। दूसरा नियम क्या हुआ कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों परस्पर समानुपाती होती हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम एक नियतांक ले लेंगे। तो साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू नियतांक, साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू एक नियतांक हो जाएगा। अब इस नियतांक को हम n मान लेते हैं, यानी कि साइन I अपान साइन R, इसको अगर नियतांक को हम n मान लें तो इसी n को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसी n को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा अपवर्तनांक क्या होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक बोलेंगे। अब हमारी अगली टॉपिक है कि सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाती है, तो सपोज कीजिए कि पहले एक माध्यम से चलकर और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, तो हम अभी तक अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते थे। अब इस प्रकार के जब एक माध्यम से आई दूसरे माध्यम में गई तो हम इसे 1n2 से दर्शाएंगे। किस प्रकार दर्शाएंगे? 1n2 से दर्शाएंगे। यह भी हमारी होगी साइन आई अपान साइन आर के, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने अभी कहा कि जब हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस प्रकार आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या को हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर ये सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ। अब हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। यदि हमारा जो पहला माध्यम है, यानी कि जहाँ से प्रकाश की किरण चली, यदि हमारा जो पहला माध्यम वो निर्वात हो, यानी कि हमारा पहला माध्यम जो हो वह निर्वात हो, तो इसी अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। यानी कि जैसे पहले माध्यम, ये पहला माध्यम हमारा निर्वात हो गया, तो ये होगा एयर AN2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यानी कि यदि हमारा जो पहला माध्यम है वो हमारा निर्वात हो जाए, तो हम इसी माध्यम को, इसी अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए हमारी प्रकाश की किरण जो है वो जल से चलकर और कांच में गई, यानी कि जल से चलकर कांच में गई, तो हमारा जो अपवर्तनांक होगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यानी कि इस प्रकार लिखा जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि हमारी जो प्रकाश की किरण है वो कांच से चलकर, यानी कि ग्लास से चलकर और वो पानी में गई, मतलब वाटर में गई, तो हमारा जो अपवर्तनांक होगा इसे इस प्रकार डिनोट करेंगे GNW, यानी कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अब हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। यदि जो हमारा पहला, हमने भी कहा कि जो हमारा पहला माध्यम है वो अगर वायु हो, यानी कि अगर पहला माध्यम हमारा A हो, निर्वात हो, तो हमारा वही अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक बन जाएगा। यानी कि अगर हमारी प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर और पानी में गई हो, यानी कि वाटर में गई हो, तो हमारा जो ये अपवर्तनांक होगा ANW होगा। यानी कि इसे हम बोलेंगे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर हम वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ना बोलकर पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। यही सेम कंडीशन अगर हमारा प्रकाश जो है वायु से, यानी कि निर्वात से चलकर और कांच में गया हो, तो हम इसे इस प्रकार से डिनोट करेंगे ANG, यानी कि इसको हम बोलेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगली टॉपिक जो हमारे चैप्टर की है वो सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध है। हमने अभी अपवर्तनांक पढ़ा, अपवर्तनांक के बाद सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा मुझे जुकाम है, इसलिए हमारी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। उसके लिए आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो के कंटेंट पर ध्यान दीजिए, वीडियो की क्वालिटी पर नहीं। वीडियो का कंटेंट क्या है इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी पर नहीं। चलिए हम बात करते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध के बारे में। अगर हमारी प्रकाश की कोई किरण है वो हमारी कांच से पानी में जा रही है, तो हमने बताया कि इसको हम लिखेंगे GNW, यानी कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम इसी चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि NW अपान NG, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि पानी के सापेक्ष, यानी कि W पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसे हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे WNG, और इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं NG अपान NW, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ये देखिए, हमारा निकल कर आएगा NW अपान NG मल्टीप्लाई बाय NG अपान NW। अब यहाँ से NG कैंसिल हो जाएगा, NW कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो प्राप्त होगा वो हमारा होगा 1। यहाँ पर हमारा 1 प्राप्त होगा, यानी कि NW अपान NG को हम लिख सकते हैं GNW मल्टीप्लाई बाय WNG इज इक्वल टू द 1। अब हम इसको आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर एक वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि GNW इज इक्वल टू द 1 अपान WNG।
जो हमारा निकल कर आया कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर निकल के आया, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यहाँ से हमारा जो ये निष्कर्ष निकल कर आया, यानी कि किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगर दोस्तों हमारे इस चैप्टर की अगली टॉपिक क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले अपने चलेंगे स्नेल के नियम पर। हमारे स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अनुक्रमानुपाती होता है साइन आर के, यानी कि यदि हम स्नेल का नियम कहता है कि यदि हम आई का मान बढ़ाएंगे, यहाँ यानी कि आपतन का कोण का मान बढ़ाएंगे तो हमारे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि स्नेल के नियम से यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन की। ये हमारा माध्यम हुआ, यहाँ पर हमारा कांच ये माध्यम हुआ और ये हमारा माध्यम हुआ वायु। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई इस बिंदु पर और ये हमारा अभिलंब हुआ, तो यहाँ से इसको जाना यहाँ पर चाहिए था, सीध में यहाँ पर इसको जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, इसलिए ये अपने मार्ग से थोड़ा दूर हटेगी, यहाँ पर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा आपतित किरण। हम आपतन कोण का मान जितना बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक कंडीशन यह आएगी कि आपतन कोण का हम सपोज कीजिए थोड़ा और बढ़ाए, यह किरण जो है थोड़ा और बढ़ जाएगी, फिर हम आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाए, तब एक स्थिति यह आएगी कि जिस पर यह जो अपवर्तित किरण हमारी है ये दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल, यानी कि जो तल दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है उसी को स्पर्श करती हुई निकल जाएंगी। यानी कि एक कंडीशन हमारी इस प्रकार से कुछ बनेगी, ये हमारा अभिलंब हुआ, ये हमारी इस प्रकार से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो आपतन कोण का मान हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक स्थिति यह आएगी कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो हमारी यहाँ से निकल जाएगी, दोनों माध्यमों के पृथककारी तल से होते हुए निकल जाएगी, यानी कि हमारी आपतित किरण और ये हमारी हो जाएगी अपवर्तित किरण। तो आपतन कोण का मान बढ़ाते गए और एक स्थिति यह आई कि जब हमारी प्रकाश की जो किरण है यानी कि अपवर्तित प्रकाश की किरण वो हमारी दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल से होती हुई निकल गई, तो हम इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति बोलेंगे। इस विशेष स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति बोलेंगे तथा अपवर्तित किरण द्वारा बने अभिलंब के इसी कोण को, यानी कि अभी तक जो हम अपवर्तन कोण जिस कोण को कहते थे, अब हम उसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। सॉरी क्षमा चाहते हैं कि आपतन कोण को, यानी कि जिस विशेष कोण पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है, आपतित किरण के अभिलंब द्वारा बनाए गए जिस विशेष कोण पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है, आपतन कोण के उसी मान को हम क्रांतिक कोण कहेंगे और क्रांतिक कोण को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल C से क्रांतिक कोण को डिनोट करेंगे और यह जो विशेष स्थिति होगी यह हमारी क्रांतिक स्थिति होगी। यानी कि अब हम बात कर लेते हैं स्नेल के नियम से। हमारा जो स्नेल का नियम क्या कहता है कि हमारा जो अभी जो प्रवेश कर रही थी कांच से वायु में जा रही थी, यानी कि GNW = साइन I अपान साइन R है। अब यहाँ हमारा आपतन कोण जो हमने भी कहा कि जिस विशेष आपतन कोण पर परावर्तन कोण का मान बढ़कर 90 अंश हो जाता है या परावर्तित किरण हमारे दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल को छूती हुई निकल जाती है, उस विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और उसे हम C से डिनोट करते हैं। यानी कि जो यहाँ हमारी साइन I है ये हमारी हो जाएगी साइन C। इसका मान हमने अभी बताया कि जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी कि हमारा अपवर्तन कोण जो हो गया साइन R = साइन 90 डिग्री, यानी कि अपवर्तन कोण का जब मान 90 डिग्री हो जाएगा उसी विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। तो जाहिर सी बात हमारा अपवर्तन कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि साइन 90 डिग्री = 1 होता है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे साइन C अपान 1। अब हमारा यहाँ जो अपवर्तनांक है GNW
W यानी कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक sin C/1 होगा। लेकिन हमने अभी कहा कि इससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने सिद्ध किया सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के संबंध में। यानी कि अगर हमारा ये हो गया WNG तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/sin C। WNG हो जाएगा 1/sin C। यानी कि हमारा भी यहाँ पर क्या निकल कर आया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम के क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम के क्रांतिक कोण के ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब हमारा जो अगली टॉपिक है इस चैप्टर की वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा कि स्पष्ट है कि हम आपतन कोण का मान जितना बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक स्थिति यह आएगी कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल को छूती हुई निकल जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, यदि हम आपतन कोण का मार्ग जरा सा भी और बढ़ा दें, यानी कि यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दें, आई जो है वो ग्रेटर देन C कर दें, यानी कि अगर हम C तक रखेंगे आपतन कोण क्रांतिक कोण तक रखेंगे तो हमारी जो अपवर्तित किरण है दोनों माध्यमों के पृथककारी तल को छूती हुई निकल जाएगी। यानी कि कांच से आई थी और कांच में ही ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कांच हुआ और ये हमारा वायु हुआ। तो जो हमारी किरण यहाँ से आई थी ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी जब हमारी यह कोण C होगा क्रांतिक कोण। यानी कि जब हमारा कोण क्रांतिक कोण होगा तो हमारी जो अपवर्तित किरण है वहां यहाँ से निकलेगी। यदि हम इस क्रांतिक कोण को थोड़ा और बढ़ा दें, यानी कि यह किरण जो है यहाँ से आए तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा, तो हम जाहिर सी बात है कि अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि तब यह किरण वायु में न जाकर बल्कि कांच में ही नए मार्ग पर वापस चली जाएगी, यहाँ पर कहीं चली जाएगी। यानी कि यह स्थिति अपवर्तन की नहीं बल्कि परावर्तन की होगी और इसी घटना को यह मतलब कांच से आई थी कांच में ही लौट गई, यानी कि आंतरिक परावर्तन हुआ। और इस पूरी प्रोसेस को इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। यानी कि यह कब होता है, जब हमारा आपतन कोण जो होता है यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें। क्रांतिक कोण तक जो हमारी अपवर्तित किरण होगी दोनों माध्यमों को पृथककारी तल को छूती हुई निकलेगी। अब हम यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही और बढ़ा दें तो हमारी किरण जो है निश्चित ही कांच में वापस लौट जाएगी। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, क्योंकि आपतन कोण का मान बढ़ाने से अपवर्तन कोण का मान बढ़ता ही है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो अब आगे की जो वीडियो बनाएंगे वो हम प्रकाश के विचलन और विचलन के बारे में बनाएंगे, प्रकीर्णन के बारे में बनाएंगे और लेंस के बारे में बनाएंगे। तो आगे की जो हमारी टॉपिक होंगी प्रकाश का प्रकीर्णन, विचलन एवं लेंस होगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैप्टर यानी कि अपवर्तन तथा अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल से परेशान हैं तो आपको जिस भी न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम आए आप उस न्यूमेरिकल का फोटो लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस मतलब फोटो को सेंड कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपके सभी न्यूमेरिकल का आंसर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ।